नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध होने के बावजूद बड़े वाहन लगातार पुल से गुजर रहे हैं, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बढ़ गई है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी ने नीट पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। खबर बिजनौर से, जहां शेरकोट में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध होने के बावजूद बड़ी वाहन लगातार पुल से गुजर रहे हैं, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बढ़ गई है। पुलिस पर भारी वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए हाई गेज क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और रास्ते में रखे गए पत्थरों को भी किनारे कर दिया गया है, जिसके कारण भारी वाहन बिना किसी रोक टोक के पुल पार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुल के समीप पुलिस चौकी होने के बावजूद यह आवाजाही लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल के दोनों ओर मजबूत बैरिकेडिंग कराकर भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र 26 के किशनपुर गाड़वे निवासी एवं आजाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी जरीफ मलिक एडवोकेट अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए। रास्ते में पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोक लिया। कुछ देर बातचीत के बाद एक वाहन को आगे जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद जरीफ मलिक मुरादाबाद पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही और पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। सर, आज आपको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ जा रहे थे आप? देखिए, हाउस अरेस्ट जल्दी तो कोई ऐसी बात ही नहीं आई है। आज हमारा जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश था कि जनपद मुख्यालय पर जो है आज जाकर और एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम, जिसमें कि जो जंतर मंतर पर जो छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज की गई थी उसको लेकर, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर और जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर और कुछ हमारी और प्रमुख मांगे थी, तो उसको लेकर माननीय जिलाध्यक्ष मुरादाबाद के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन देना था और उसी की आज हमारी तैयारी है। सर, जिस तरीके से देखा गया यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे 38 भवनों का ध्वस्तीकरण के लिए आदेश जारी किया गया है। देखिए, वो सरकार की जो ध्वस्तीकरण की जो है कार्रवाई चल रही है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है छात्रों से जुड़ा मामला है, उसमें हज़ारों छात्रों की जो है जीवन का मामला है और हज़ारों छात्र उसमें जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी से कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी जो है हमारे देश के बच्चों का भविष्य है और एक शिक्षा का मंदिर है। तो अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी जांच कराई जाए और उसको कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाए। बहरहाल यूनिवर्सिटी को जो है छेड़छाड़ ना करी जाए। अब आपका जो प्रोग्राम था जाने का, वो जाना होगा पूरा? हाँ, यहाँ पुलिस प्रशासन आया हुआ है। हमें जो है बताया जाए कि आप जो है एक गाड़ी की परमिशन है और हम एक गाड़ी से अपने साथियों के साथ जा सकते हैं। जो हमारा प्लान यहाँ से दलबल के साथ जाने का था उसको पुलिस द्वारा जो है मना कर दिया गया है, ताकि जो है वहाँ पर जाकर जनपद में जो भीड़ ना हो। तो अब हमने यही निर्णय लिया है कि जो है हम अपने केवल 1-2 साथियों के साथ और जनपद में जाएंगे और जिलाधिकारी महोदय को जिलाध्यक्ष के माध्यम से जो है हम ज्ञापन सौंपेंगे। जैसे कि अभी जो है क्या नाम है, दिल्ली जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप भी पहुँचे थे वहाँ पर। देखिए, धरना प्रदर्शन की जो है अब लास्ट स्टेट है, क्योंकि आज सरकार ने जो है लास्ट दिन दिया है कि आज कुछ ना कुछ जो है निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार जरूर कुछ ना कुछ इस पर आज निर्णय करी जाएगी और हमें आज उम्मीद है पूरी कि आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे। और अगर किसी वजह से इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये जो धरना है ये जारी रहेगा और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में अब पूरे प्रदेश में जो है धरने होंगे और पूरे प्रदेश में हर जनपद में जैसे कि आज ज्ञापन दिया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट।
प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी ने नीट पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से देश के युवाओं का सरकार पर भरोसा टूट गया है। ये आंदोलन जल्द थमने वाला नहीं। शेरवानी ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल अधिकारियों के तबादले से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने पेपर लीक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के दावों को खारिज करते हुए इसे सरकार की नाकामी छिपाने का प्रयास बताया। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। को लेकर जिस तरह से आंदोलन हुआ और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अब इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात कही है, स्पीडी ट्रायल की बात कही है, दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है, तो क्या अब ये विवाद शांत हो जाना चाहिए? ये बिल्कुल शांत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों पे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। और ख़ास तौर से ये जो हमारी युवा है जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है, इन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाने के बाद इन्होंने ये फैसला किया। और मैं आज 14 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही हैं, मगर एक बात इन्होंने आज तक पूरी नहीं की। तो कैसे स्टूडेंट्स इन पे भरोसा कर लेंगे? और एक छोटी सी मांग स्टूडेंट्स की कि भाई हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, सफाई चाहते हैं सिस्टम में, वो तो ये कर नहीं पा रहे हैं। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा ये ले नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या फास्ट ट्रैक करेंगे? और आपको कुछ मालूम है कि इतने सालों में कितने पेपर्स लीक हुए हैं? 14 साल से आप सरकार में हैं, पेपर्स लीक होते चले जा रहे हैं। 20-22 बच्चों ने अपनी जानें दे दी। मैंने सुना है कि वहाँ ये जो जंतर मंतर पे हो रहा है, इस पर भी 2 बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज, और मुझे सबसे बड़ी खुशी किस बात की है, ये जो हो रहा है ये अपनी जगह सही है। जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमानों वाला हिंदुस्तान, वो नज़र आ रहा है वहाँ पे। कितने लोग हर मज़हब के गुरुद्वारे सबके लिए खोल दिए, खाना लोग भेज रहे हैं, मुसलमान लोग खड़े होके लोगों के लिए खाना ला रहे हैं, हिंदू लोग खाना ला रहे हैं, सिख खाना दे रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान था जो हम खो चुके थे। आज इस स्टूडेंट मूवमेंट ने हमें हमारा हिंदुस्तान वापस दे दिया है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से अब एनटीए में सेक्रेटरी को बदला गया है, वो परिवर्तन किया गया है, इससे कोई सुधार हो सकता है? नहीं होगा भाई। सेक्रेटरी क्या होते हैं? आप किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं होती है। आप किसी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी लेके हटा दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो एक पूरी दिल्ली में बुरी तरह से डेंगू फैला। और डेंगू इसलिए फैला कि हम डेंगू का इंतज़ाम नहीं करते थे, उसकी लड़ाई के लिए तैयारी नहीं करते थे कि अब डेंगू आएगा तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देवे गौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, अपने डिपार्टमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी को का ट्रांसफ़र कर दो या किसी को हटा दो। मैंने कहा आप अगर चाहते हैं कि मीडिया के सामने इम्पैक्ट हो तो आप मुझे हटा दीजिए, किसी बेचारे अधिकारी को क्यों हटा रहे हैं? हमारे पास वो ताकत होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। आज ये सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, इनकी समझ नहीं आ रहा है कि हम इन स्टूडेंट्स के सामने क्या जवाब दें। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये चाहे प्रयागराज हो, चाहे बम्बई हो, चाहे बिहार हो, चाहे पुणे हो, राजस्थान हो, हर जगह बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की क्या मांग है इस मामले में? समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा लगा के स्टूडेंट्स के साथ है। अभी राहुल जी और अखिलेश जी प्रधानमंत्री के घर पे भी लोगों ने धरना किया, जहाँ से इनको ज़बरदस्ती उठा दिया गया। और आपने भी राहुल गांधी का बयान सुना है, वो ये कह रहे हैं कि जब ये पुलिस वाले हमें उठा रहे थे तो कह रहे साहब हम बहुत माफ़ी चाहते हैं, हमारी मजबूरी, इन लोगों को ज़रा हटवा दीजिए। कह रहे चाहे वो राजस्थान की पुलिस थी, चाहे वो बिहार की पुलिस थी, वो सब कह रहे हैं साहब हमको इनसे छुटकारा दिलाइए। कह रहे कान में मुझसे ये राहुल जी का बयान है। तो लोग थक चुके हैं, लोग लबबाजी से, सिर्फ लंबी लंबी बातों से। और मैं तो विदेश मंत्री रहा हूँ, आज हमारी विदेश नीति इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि कोई मुल्क हमारी इज्जत नहीं कर रहा है।
सर, आप विदेश मंत्री रहे, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान हैंडलर्स ने इसमें जो है काम किया, उनके तमाम व्हाट्सएप बंद किए गए हैं। तो क्या इसमें कुछ विदेशी ताकतें भी लगी थी आंदोलन में? बिल्कुल नहीं, ये तो इतना बड़ा झूठ है, क्योंकि जब जब कुछ इस तरह की चीज़ होती है इनको पाकिस्तान याद आ जाता है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो हमारे मुल्क का दुश्मन है। पाकिस्तान को मैंने हमेशा कहा कि उनके यहाँ ना तो कोई नीति है, ना उनके यहाँ कोई पॉलिसी है। अगर उनकी एक पॉलिसी है तो वो कैसे हिंदुस्तान को डैमेज करें, और हमें ये इतने सालों में समझ लेना चाहिए। मगर बार बार आज ये स्टूडेंट्स जो पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप तो ये कह देंगे कि पाकिस्तान करवा रहा है। ये तो आप बयान सुनिए उन लोगों के, सब लोग इस बात को जान चुके हैं कि अब इन बातों से काम नहीं चलने वाला। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं फिलहाल? हमारी 2-3 मांगे हैं। एक मांग तो ये है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, हम उससे सहमत हैं। हम ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए स्टूडेंट से, कहना चाहिए कि कितना बड़ा धोखा स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। और देखिए, आज कोई भी अच्छा काम होता है तो प्रधानमंत्री फ़ौरन पहुंच जाते हैं तारीफ़ लेने के लिए। जब आपका काम बिगड़ रहा है तो आप अपनी गलती भी तो मानने के लिए तैयार रहिए, सिर्फ तारीफ़ों के लिए आप नहीं हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ दिक्कत है कि किस किस का इस्तीफ़ा मांगे, किस किस का इस्तीफ़ा मांगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो काम ठीक नहीं कर रही हैं। रेलवे मिनिस्टर हैं, वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। सड़कें बनती हैं 4-4, 6-6 दिन में, उसमें गड्ढा हो जाता है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हर जगह हमारे पुल बनते हैं, फ़ौरन चले जाते हैं प्रधानमंत्री, उनका उद्घाटन करते हैं, वो पुल कोलैप्स कर जाता है। तो हर जगह चोरी। और एक बात मैं आपसे कह दूं जो मुझे बहुत शर्म आती है कहते हुए, कि आपने एमपी चुराए, आपने एमएलए चुराए, आपने हर तरह से वोट की चोरी की, आपने जो कुछ कर सकते थे आपने किया। और अब हद तो ये हो गई कि आपने चंदा भी चोरी कर लिया, आपने मंदिर तक को नहीं छोड़ा। तो किस तरह के लोग हैं आप? आज पब्लिक उनसे जवाब चाहती है, पब्लिक सुनना चाहती है कि आपकी क्या नीतियाँ हैं। जिसके वो आजीवन चांसलर भी हैं, उसमें 38 भवन ऐसे हैं जिनको रामपुर विकास प्राधिकरण गिराने की नोटिस दे चुका है। 20 दिन का अल्टीमेटम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बुरा हो रहा है। ये फिर बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बहुत सारे घर बनते हैं, थोड़े से इलीगल भी बन जाते हैं, तो आप उसकी कंपाउंडिंग करते हैं, आप उसकी पेनल्टी देते हैं, आप उसको रेगुलराइज करा देते हैं। ये क्यों नहीं हो सकता वहाँ पे? अगर आप यूनिवर्सिटी को गिराते हैं तो आप आज़म खान साहब का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप तो वहाँ जो हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। तो आपको पढ़ाई और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। और अगर कोई चीज़ इरेगुलर हुई है, हो सकता है हुई हो, मैं उसको नहीं मना करता। अगर इरेगुलर हुई भी है तो आप रेगुलराइज कर दीजिए, फाइन लगा दिए, पेनल्टी लगा दीजिए, और उसके बाद बच्चों के इतिहास से मत खेलिए, बच्चों के भविष्य से मत खेलिए। अच्छा, एक सवाल यह है कि जो 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर किस तरह से दोनों क्या मिलकर लड़ेंगे और क्या रहेगा नतीजा? देखिए, मेरी तो पूरी सोच ये है कि मिल के लड़ेंगे, और मिल के लड़ना भी चाहिए दोनों को। सीटें कितनी होती हैं उसमें अखिलेश जी ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है, और उन्होंने कांग्रेस से ये कहा है कि भाई आप सीटों पे मत जाइए, आप तो हमें वो उम्मीदवार दीजिए, उनके नाम दीजिए जो आप समझते हैं जीत सकते हैं, वो 20 हो, 50 हो, 100 हो। क्योंकि इस वक्त अगर आपको 2027 में सरकार बनानी है तो 200 का आंकड़ा पार करना है। तो 200 का आंकड़ा उसी वक्त पार होगा जब हमारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जो जीत सकते हैं। तो कांग्रेस से बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी कोई नतीजा निकलेगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन क्षेत्र में सीवर और सड़क निर्माण कार्य के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से स्थानीय लोगों को जल भराव की समस्या का समाधान करना पड़ा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीएम ग्रिड के तहत सड़क निर्माण शुरू होने के बाद से हल्की बारिश में भी सड़कों पर और घरों में आसपास पानी भर जाता है,
कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के साथ ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करना भी जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। काम करा सकते हैं, बाकी तो ठीक है। पानी निकासी की क्या व्यवस्था है, कोई नहीं, आगे कहाँ तक क्या है। तो ये आप नगर निगम के अधिकारियों के संग टाई अप करके नहीं अगर काम करवाएंगे तो हमारे लोगों का काम कैसे चलेगा। यहाँ जनता बहुत परेशान है और आपसे मुलाकात नहीं होती है। आज आपका नंबर किसी तरीके से लिया गया तो इसको आप तत्काल वो करिए। फिलहाल तो प्रेस वाले सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं और ये आपकी न्यूज़ दी जा रही है। अभी आपके जॉर्जटाउन क्लब वाले कार्यालय पे भी हम लोग वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सीएम ग्रेड का काम हो रहा है और जहाँ तक हमारे नॉलेज के हिसाब से ये है कि सीएम ग्रेड का काम हो जाए, किसी उसका काम हो, उससे संबंधित जितने विभाग होंगे उनका आपस में टाई अप होना चाहिए। यहाँ कोई टाई अप नहीं है, जनता बिल्कुल परेशान है। अगर नगर निगम को कहा जाता है तो नगर निगम सीएम ग्रेड को थोपता है, अगर सीएम ग्रेड को कहा जाता है तो नगर निगम को थोपता है एक दूसरे विभाग के लिए, चाहे बिजली की समस्या हो चाहे जो हो। बाकी समस्याएं आपने अपने फोटोग्राफ में ले ली है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आगे आइए, ये देखिए, ये एन झा मार्ग पे मीरा बिहार पे ये रहने वाले क्या नाम उनका, रीता सिंह जी के यहाँ से कल एक लेटर लिख करके दिलाया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी से मैंने खुद बात करी और उनसे ये कहा कि ये देखिए, ये समस्या जो है उनके घर के बाहर वाला चैम्बर, ये रोज नगर निगम की गाड़ियों को बुला करके पैसा दे करके वहां से पानी शक करा रहे हैं। उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपने उसको सीवर को ब्लॉक कर दिया है। नगर सीएम ग्रेड इसको मानने को तैयार नहीं हुआ, नगर निगम इसको मानने को तैयार नहीं हुआ। इनको मैंने सीएम ग्रेड के पास भेजा, सीएम ग्रेड ने कह दिया कि आप जो है नगर निगम से जाकर कहिए, ये उनका मामला है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं प्रेस के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इन सारे विभागों को एक साथ बैठा करके और उनपे मूल रूप से जो भी वो है, क्षेत्रीय जनता आपके साथ है, उसको अमल करवाइए और आगे काम बढ़वाइए। अतुल मेहरोत्रा, मंडल महामंत्री। तो पूरा जो डूबा हुआ प्लेसमेंट मामला आपके सामने है। पानी भरा हुआ है, सड़क तो बन गई, सड़क पे तो हम लोग रहते नहीं, अब अपने अपने घरों में रहते हैं। अब पानी लग जाने की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया हमारा बच्चा स्कूल नहीं गया है, घर में पड़ा हुआ है, सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से। ये नाले का पानी है और इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल हम ही नहीं परेशान है, इस मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग परेशान हैं। एक वो भी खड़े हैं, ये पूरी टीचर कॉलोनी है। सड़क बनाया लेकिन कनेक्टिंग मोहल्ले ज्यादातर पानी से भरे हुए हैं। सिर्फ मेरा ही मोहल्ला नहीं है, हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं। मांग ये करते हैं कि इसकी ड्रेनेज की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, ताकि पानी बरसे, वाटर निकल जाए आधे 1 घंटे के अंदर, तो समझ में आता है। लेकिन 1 हफ्ते से ये भरा हुआ है सर, इसमें हम लोग की क्या गलती है? हम क्या कर सकते हैं? मैं अरविंद कुमार, उच्च न्यायालय अधिवक्ता भी हूँ। एक गाड़ी हमारी खराब हो गई इसी पानी की वजह से, अब आज दूसरी गाड़ी निकालूंगा तब हाई कोर्ट जाऊंगा। क्या मामला है, किस लिए आज आप लोग इकट्ठा हुए? ये हमारा जो मोहल्ला है जॉर्जटाउन का लिटिल रोड का, ये समस्या जिस समय से ये रोड कंस्ट्रक्शन सीएम ग्रिड का काम चालू हुआ, उस समय से लगातार हम लोग पूरे मोहल्ला वासी इन लोगों को बता रहे हैं कि हमारा जो ये रोड है वाटर लॉगिंग एरिया है और इस पर तमाम कई बार जब तक काम चलता रहा तो ये हस्तक्षेप किया गया। उनको बताया गया कि ये सीएम ग्रिड का काम आप जो कर रहे हैं इसको सही तरीके से करिए, नहीं बरसात आएगा फिर हम लोगों के यहाँ पानी लगेगा, फिर सारा मोहल्ला वासी जैसे पहले परेशान थे उसी तरह फिर परेशान होंगे। लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेगा, ये मनमानी किए, अपने तरीके से काम किए और आज वही समस्या हमारे संपूर्ण मोहल्ला वासियों को भोगना पड़ रहा है इन लोगों के मनमानी की वजह से। कई बार यहाँ पर एई जेई तो तमाम हमेशा आते रहे, चीफ इंजीनियर तक आए, उनसे सारे मोहल्ला वासी हम लोगों ने मिल करके सारी समस्या रखा गया, लेकिन वो बस एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए। हमने उनसे साफ साफ बताया था कि यहाँ पर हमारा ड्रेनेज का सबसे बड़ा समस्या है। रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये सब तो अपनी जगह पे है, मूल समस्या यहाँ पर ड्रेनेज का है
और उसका हल आज तक नहीं किया गया। मूल समस्या हमारा, और उसी के कारण यहाँ जब बरसात होगा तो पानी लगता है। ये हाँ, मांग क्या करते हैं? मांग क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से सुचारू रूप से लगाया जाए, नए तरीके से लगाया जाए। यही मांग हम लोग शुरू से कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, और जब तक यहाँ नया ड्रेनेज सिस्टम नहीं लगेगा तब तक ये समस्या हमेशा यहाँ बनी रहेगी। अमित मिश्रा, प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में प्रशासन ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। विस्फोट के कारणों की जांच के साथ ही फैक्ट्री के लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की भी पड़ताल की जा रही है। प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे 2 लोग हैं जिनको कैजुअलिटी हुई यहाँ पे, और हम लोगों ने, मैं और एसएसपी साहब ने पूरे एरिया को देखा, प्रीमाइसेस को देखा। प्रीमाइसेस को सील किया गया है और ये पटाखा फैक्ट्री थी जो लाइसेंसी फैक्ट्री थी यहाँ पे। और जो मजदूर है जो यहाँ काम करते हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनसे उन्होंने बात किया तो उनका ये कहना है कि हम 23 लोग थे और 4 लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन हम लोगों ने एरिया की जो रेकी की है वहाँ पे 2 अभी बॉडी बरामद हुई है और हम लोग देख रहे हैं कि 2 लोग जो गायब वो कहाँ पे हैं। सर क्या कुछ ब्लास्ट हुआ है, कितना कुछ लाइसेंस था और किसके नाम लाइसेंस था? ये इसके लिए जो ब्लास्ट हुआ है, मटेरियल क्या था, हमारी एक्सपर्ट टीम एक्सप्लोसिव को आई हुई है, वो सैंपल ले रही है यहाँ पे, और सैंपल की जांच के बाद पता चलेगा जो एक्सप्लोसिव था वो किस तरह का एक्सप्लोसिव था। सर कब से फैक्ट्री चल रही थी? क्योंकि एक बार सुनने में आया कि पहले भी एक बार इसमें जो है ब्लास्ट हुआ था। नहीं, फैक्ट्री की जो लाइसेंस दिया गया है वो तो 28 तक वैलिड है, उसकी वैलिडिटी 28 तक है, और 28 जुलाई नहीं 2028 तक वैलिड है जो यहाँ पे लाइसेंस की दुकान। सर निर्माण और स्टॉक क्षमता को लेकर सर क्या कहेंगे? उसके लिए हमने दिया है, जो यहाँ पे कंसर्न इसलिए मैं उनको बोला है कि आप इसकी जांच करिए और देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी अनियमितता तो नहीं है जो कि लाइसेंस के नॉर्म्स को थे जो फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं संज्ञान में आता है, तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जो इसमें हादसा हुआ तो उसमें क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? इससे पहले का हादसा मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं उस रिपोर्ट को देखूंगा। थैंक यू। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के अखंड नगर क्षेत्र में कैथी जलालपुर बहोड़ापुर मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात बाइक की टक्कर से साइकिल सवार वीर बहादुर निवासी बिराईपुर मनेपारा गंभीर रूप से घायल हो गए। वो मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने उन्हें सियासी दोस्तपुर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर और फिर गंभीर हालत में टांडा पीजीआई रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक वीर बहादुर के सिर पर गंभीर चोट आई और वो बेहोशी की हालत में उपचाराधीन है। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर अज्ञात चालक की तलाश में जुटी है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।